अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। दिस इज़ टेल टाइम बाय हामना यासीन। आज की मेरी पहली वीडियो और कहानी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी की जाने। तो कहानी का टाइटल है कुछ खार। यहाँ पर कहानी लिखने वाले के जहन में कई सवालात उभरते हैं जो कुछ इस तरह हैं। एतराफ़ गुनाह क्या होता है? या हम एतराफ़ गुनाह करते हैं या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? या एतराफ़ गुनाह करने से कबल हम खुद को हलाक क्यों नहीं कर देते? क्योंकि खुद को हलाक करना आसान नहीं होता। इन्हीं सवालों का अहाता करती एक दिलगताज कहानी मेरे साथ यानी राइटर के साथ। मेरे साथ कहानियाँ इसलिए पेश आती हैं या किरदार इसलिए सामने आते हैं कि मैं उनकी तलाश में रहता हूँ। वो कहीं भी हों, किसी भी रूप में हों, किसी शरीर बच्चे की तरह उछल कर मेरे सामने आ जाते हैं। क्या बात है, क्या मुझ पर कहानी नहीं लिखेंगे? तो ऐसा ही उस दिन हुआ जब मैंने शकूर साहब को देखा था। अब मैंने क्या नाम दूँ? शकूर बाबा, शकूर साहब या सिर्फ बड़े मियाँ? मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी उम्र 80-90 से कम नहीं थी। सर पर थोड़े से बाल रह गए थे। वो जब हंस रहे थे तो पता चला कि दांतों से भी महरूम हो चुके हैं। अलबत्ता सिर्फ एक बात काबिल तहसीन थी कि उसकी ड्रेसिंग बहुत सलीके की थी। काटन का खड़खड़ाता हुआ कुर्ता शलवार पहन रखा था और कुछ अच्छा सा परफ्यूम भी लगा रखा था। शाम का वक्त था। मैं जिस गली में रहता था उसके कोने पर पान सिगरेट का खोखा था। मोहल्ले के लड़के और जवान आमतौर पर इसी खोखे के इर्द गिर्द मंडलाते दिखाई देते थे। शकूर बाबा उस वक्त एक कम उम्र लड़के के साथ अजीब सी बातें कर रहे थे। इनकी बातों ने मुझे रुक कर बातें सुनने पर मजबूर कर दिया था। हाँ तो मियाँ, कब से सिगरेट पी रहे हो? शकूर बाबा ने पूछा। 7-8 साल हो गए, लड़के ने बेपरवाही से जवाब दिया। यानी 8-10 साल तो हो गए होंगे। जी जनाब, लेकिन आपको क्या तकलीफ है? लड़के ने बदतमीजी से पूछा। मुझे तकलीफ नहीं बल्कि अफसोस है, शकूर साहब ने कहा। तुम जवान हो और अभी तक सिर्फ सिगरेट पर गुजारा कर रहे हो। ये एक मुख्तलिफ बात थी जो शकूर बाबा ने की थी, इसलिए मैं दिलचस्पी से सुनने लगा। मैं खुद वो लड़का भी सटपटा गया। इसका ख्याल होगा कि इसने डांट सुनने को मिलेगी, लेकिन नहीं, कम अज कम नसीहत ही की जाएगी। लेकिन बाबा जो कुछ भी कह रहे थे वो एक अलग बात थी। ये आप क्या कह रही हैं? लड़के ने हैरान होकर पूछा। मियाँ, जब तुम्हारी उम्र का था तो मैंने चेस भी शुरू कर दी थी, शकूर बाबा बता रहे थे। इसके बाद मैंने मुड़ कर नहीं देखा, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतनी सिगरेट पीता हूँ कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और वाइन भी साथ साथ चल रही है। वाइन तो समझते हो ना? शकूर बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, समझता हूँ, लड़के ने कहा। शराब को कहते हैं। खुश रहो। शकूर बाबा खुश हो गए। लड़का इन्हें सलाम करके एक तरफ चला गया। उसके जाने के बाद मैं गुस्से में शकूर बाबा के पास पहुंच गया। जनाब, आप कैसे आदमी हैं? मैंने पूछा। ये आप इस लड़के से क्या कह रहे थे? इसको और बिगाड़ रहे हैं? आपको तो मना करना चाहिए था। ओह, लगता है तुम इस लड़के में नए आए हो, शकूर बाबा ने पूछा। जी हाँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो, काले के होटल में चाय पीते हैं, फिर तुमसे बात होगी। काले का होटल सामने ही था। मुझे अब खुद भी इस मिजाज के बाबा से दिलचस्पी सी हो गई थी, इसलिए मैंने गर्दन हिला दी। काले के होटल में ज्यादा रश नहीं था, इसलिए हमने एक अच्छी जगह मुंतखब की थी। इस वक्त मुझे पता चला कि इस बुजुर्गवार का नाम शकूर था। होटल वाले इन्हें अच्छी तरह जानते थे। बहुत ही मशहूर किस्म के इंसान मालूम होते थे। मियाँ, ये बताओ कि चाय कौन पिला रहा है? शकूर बाबा ने बैठने के बाद पूछा। मैं पिला दूंगा किबला, मैंने कहा। मियाँ, क्या गुजरा समझ रखा है क्या? शकूर बाबा ने कहा। खैर चलो, तुम भी क्या याद करोगे, तुम ही पिला दो। मैं मुस्कुरा दिया। मैं इनका मजाक किसी हद तक समझ रहा था। वो खुशबाज मिजाज के मालिक थे, जिंदा दिल किस्म के इंसान थे। हाँ मियाँ, चलो अपना नाम बताओ, शकूर ने कहा। मेरा नाम फरहाद है, मैंने बताया। अगर तुम फरहाद हो तो शीरी भी होगी, और तुमने पहाड़ खोद कर नहर भी निकाली होगी। जी नहीं जनाब, मेरी कोई शीरी नहीं है और ना ही मैंने कोई नहर निकाली है। तो भी कैसे फरहाद हो? जनाब, ये मेरा तखल्लुस है, मैंने बताया। इसीलिए फरहाद हो? शायरी करता हूँ, फरहाद नाम रख लिया है। ला हौल वला। वो बर्बाद, तुम शायरों के दिमाग की चोलें ढेली ही होती हैं। कैसे कैसे तखल्लुस रख लेते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, शायरी करते हैं, उनका तखल्लुस है जख्मी। हालांकि जिस्म पर चोट का कोई निशान नहीं है, लेकिन जख्मी है। एक और साहब है, बीमार अलाहाबादी, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, पहलवान टाइप की चीज है, लेकिन बीमार कहलवाते हैं। क्या पागलपन है? मैं इनकी बातें सुनकर भुनाकार रह गया। जनाब, ये तो शायरों की शनाख्त होती है। ये कैसी शनाख्त हुई? ढंग की शनाख्त होनी चाहिए। हाँ, कुछ तकल्लुस समझ में आते हैं, जैसे गालिब, अच्छा लगता है इकबाल। ये जिगर, दाग, फराग, आरजू, ये सब क्या है? इतनी देर में चाय आ गई। मुझे इनकी बातें दिलचस्प लग रही थी। खैर छोड़े, ये बताएं कि आप इस नौजवान को क्या समझा रहे थे? इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं भाई, वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है?
लेकिन आपको चाहिए था कि उसे समझाते। मियाँ तुम ये बताओ, क्या समझाने से कोई समझा है? हमारा तो मिजाज ही ये हो गया है कि हमने अच्छी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। खुद सोचो, जिस कौम को अल्लाह की किताब नहीं सुधार सकी, उसको मेरी और तुम्हारी बातें क्या सुधारेंगी? उनकी इस खरी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। वैसे अंदाजा हो गया था कि वो एक दिलचस्प किरदार के मालिक हैं। तुम बताओ क्या करते हो? उन्होंने पूछा। अब क्या बताऊं? आप कहेंगे कि फायदा क्या है? नहीं, चलो बता ही दो। जनाब, मैं कहानियां लिखता हूँ, मैंने बताया। वो दिलचस्प मशगला है, शकूर बाबा ने कहा। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी कहानियों में नसीहत का भी पहलू होता है कि नहीं? जी हाँ, इस्लाही कहानियां लिखता हूँ। अब ये भी बता दो कि इन कहानियों का कोई फायदा देखा है तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि हमारी कौम इस किस्म के तकल्लुफात से आगे जा चुकी है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, बस देखते रहो, अपना काम करते रहो। इस चक्कर में मत पड़ो कि तुम इस कौम को सुधार लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो ठीक है जनाब, लेकिन लड़कों को इस किस्म की बातें बताना भी तो गलत है। अब मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाऊंगा, शायद समझ में आ जाए। एक बार मैं गली से गुजर रहा था कि मैंने दो लड़कों को देखा जिनका झगड़ा हो रहा था। वो बिला तकल्लुफ एक दूसरे को माँ बहन की गलीज गालियां दे रहे थे। मैं अपनी आदत से मजबूर था, इसलिए मैंने इन्हें रोका, मना किया। इनमें से एक लड़का उसी वक्त अपने घर की तरफ चला गया। मैं समझ गया कि इस लड़के पर मेरी बातों का असर हुआ है, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ निकली। हुआ ये कि वो लड़का अपने बाप को बुलाकर ले आया। वो बहुत दर्स मिजाज इंसान था। उसने आते ही मुझसे बोलना शुरू कर दिया। हाँ तो बड़े मियाँ, क्या बात है? तुमने मेरे बेटे से क्या कहा था? भाई, मैं इसको समझा रहा था कि इस तरह सड़कों पर गंदी गंदी गालियां देना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम शरीफ फैमिली के मालूम होते हो, कुछ लिहाज करो, बस इतनी सी बात थी। बड़े मियाँ, जमाना कुछ और है। मैंने इसको सिखाया, अगर कोई तुमको एक गाली दे तो तुम जवाब में 10 गालियां दो, समझे? मैं समझ गया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया और माजरत कर से वहां से रुखसत हो गया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी किसी को टोकता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी करता रहे। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। अंदाजा होने लगा कि बदकिस्मती से हमारी पूरी कौम का यही मिजाज है। ये बूढ़ा बाबा जो कुछ भी कह रहा था वो बहुत दुख से कह रहा था। न जाने कितने तो तजर्बों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि इस दौर में नसीहत किसी काम की नहीं रही। कुछ देर और बैठकर वह वापस आ गया। मैं इस इलाके में नया नया गया था, इसलिए इस बाबा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मोहल्ले के एक आदमी से मैंने इस बाबा के बारे में मालूम किया तो उसने बताया, अरे फरहाद साहब, वो तो एक किस्म का संकी इंसान है। वो चाहता है कि सबका हाल अरे फरहाद साहब, वो तो संग गया है। वो चाहता है कि सबका एक सा हाल हो जाए, सब तबाह हो जाए। मैं नहीं समझा। अरे भाई, मैं बरसों से जानता हूँ उसको, उसके पूरे घर को, उसके खानदान को। वो इस वक्त अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। एक नंबर का हासिल है। भाई, आपकी इस बात ने और भी हैरान कर दिया है। मैं बताता हूँ। वो इसी मोहल्ले का पुराना बंदा है। इसका एक ही बेटा था, नसीर। बीवी का इंतकाल हो चुका था, वो भी हमारे सामने की थी। ये समझ लें कि हम इसके सामने ही बड़े बड़े हुए। बाबा को नसीर से बहुत उम्मीदें थी। वो कहा करता था कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बिगड़ गया था। मोहल्ले के बाहर जाया करता था, वहीं उसे बुरी सोहबत मिल गई और वो बिगड़ता चला गया। पहले तो छोटी मोटी शिकायतें आया करती थी, फिर वो बाकायदा मुजरिम हो गया। क्या बाबा ने इसे समझाने की कोशिश नहीं की थी? मैं क्यों नहीं की थी? उसने कहा, वो हमारे सामने इसको कई बार डांट चुका था, उसको समझाया करता था, लेकिन इसकी किस्मत में बुराई थी। उसने बाबा की कभी नहीं मानी, बल्कि वो रोज बरोज बदतमीज भी होता गया। और एक ही दिन वही हुआ जो ऐसे का हुआ करता था। क्या हो गया था? एक दिन पता चला कि वो पुलिस के मुकाबले में मारा गया। इस दिन पता चला कि वो कितना बड़ा मुजरिम बन चुका था। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा। हाँ, हम सब उदास थे। हमसे बाबा शकूर की हालत नहीं देखी जाती थी। उसके पास एक ही सरमाया था, उसका बेटा, वो भी अब नहीं रहा। न जाने उसने किस हाल से कहा होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हम सब उसका दिल बहलाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन उसको चुप सी लग गई थी। उसके साथ तो माली परेशानियां भी होंगी, मैंने पूछा। नहीं, खुदा का शुक्र है कि ये नहीं हुआ। उसकी कई दुकानें हैं जो किराए पर चल रही हैं, आज तक हैं, इसलिए इसे पैसों की तरफ से कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता बस एक प्रॉब्लम थी कि वो बेचारा तन्हा हो गया था, कोई नहीं उसके पास। बहरहाल अफसोस हुआ सबका। आगे भी तो सुने, आगे क्या हुआ जी, बताएं। फिर ये हुआ भाई कि बाबा कुछ दिनों के लिए अपने मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए। वापिस आए तो उसका रवैया ही बदला हुआ था। उसने मोहल्ले के लड़कों को शेयर देनी शुरू कर दी। वो उन्हें समझाया करते थे, लेकिन समझाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। हमारा ये ख्याल था कि वो ये चाहता है कि जो हशर उसके बेटे का हुआ है वही अब दूसरों का भी हो। दूसरे क्यों खुश रहें? यानी ये जेलसी की दास्तान है।
ہاں جلد سے ہی سمجھ لو۔ اس نے گہری سانس لی۔ کہتے ہیں نہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے لڑکوں کو اس راہ پر چلنے سے روکتے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ لڑکوں کو بہکانے پر لگے رہے۔ خدا اس کو ہدایت دے۔ شکور سے اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک دن اچانک شکور بابا سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے راستے میں ہی ملے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ خود ہی میرے پاس آ گئے۔ ارے بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تو یہیں تھا، لیکن آپ نہ جانے کہاں تھے۔ کیا بتاؤں؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں اپنے بیٹے کے پاس تھا، بابا نے بتایا۔ بیٹے کے پاس؟ ہاں بھائی، شاید تم کو نہ معلوم ہو کہ میرا بیٹا مر چکا ہے۔ اس کو پولیس نے مار دیا تھا۔ میں اسے سمجھاتا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور آخرکار مارا گیا۔ میں یہ کہانی سن چکا۔ پھر آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹے کے پاس، اس کی قبر کے پاس جاتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ محترم، میں نہیں سمجھا، کیسا گناہ؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے بیٹے کو پولیس نے مارا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا قاتل میں ہی ہوں۔ پولیس کو کیا معلوم تھا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کو پولیس تلاش کرتی پھر رہی تھی، میں نے ہی اس کی خبر دی تھی اور وہ مقابلے میں مارا گیا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے اپنے گناہوں کی تلافی جو کرنی تھی۔ ان کون سے گناہ؟ بھائی یہی کیا کم تھا کہ میں نے ابتدا میں ہی اس کی حرکتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، اس کو شے دیا کرتا تھا کہ جب وہ حد سے بڑھ گیا تو اس وقت میں نے اسے روکنا، منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بالکل آگے جا چکا تھا۔ واپس کیسے آتا؟ پھر آخر میں اس نے ایک ایسی حرکت کی، مجھے پولیس کو اس کی بارے میں بتانا ہی پڑا۔ محترم، کیا مجھے بتائیں گے کہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے زیتون کو اس کی گلی سے اٹھا لیا تھا۔ کون زیتون؟ ایک غریب لڑکی جو بول نہیں سکتی تھی۔ پورا محلہ اس سے ہمدردی رکھتا تھا، لیکن اس کمینے نے اس معذور لڑکی کو اٹھا کر جیوے کے گودام میں بند کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ اس مظلوم لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں غصے میں بھرا ہوا اس گودام میں پہنچ گیا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس نے کہا کہ فوراً واپس چلا جاؤں۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں اس کو زبردستی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک کمزور انسان ٹھہرا، وہ ایک جوان لڑکا تھا، اس لیے میری سمجھ میں یہی طریقہ آیا کہ میں جا کر پولیس کو بتا دوں۔ پولیس نے چھاپا مارا، اس نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ شکور بابا رونے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، جانتے ہو میں اب خوش ہوں۔ اس بات کی خوشی؟ میرا بیٹا اپنی زندگی میں تو کسی کے کام نہیں آیا، لیکن اب آ رہا ہے۔ اس کا ثواب اسے مل رہا ہوگا، ضرور مل رہا ہوگا۔ کسی کی نیکی رائیگاں نہیں جاتی، چاہے وہ زندگی میں کر جائے یا موت کے بعد کرے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا، میں نے کہا۔ پہلے تو اس لڑکی کا سن لو، جن کو پولیس نے بازیاب کرا لیا تھا، وہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی تھی؟ کیا اغوا نہیں ہوئی تھی؟ بیٹا یہی تو ایک کہانی کا المناک پہلو ہے، شکور بابا نے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ بھائی ہوا یہ کہ وہ لڑکی بلکہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نہ جانے اس گونگی لڑکی میں کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ اس کو چاہنے لگا تھا، وہ بھی جنونی انداز میں۔ بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ لڑکی بھی دل و جان سے اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میرا بیٹا اسے بری نیت سے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا، بلکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ دوسرے دن اس کا نکاح ہونے والا تھا، لیکن میں نے پولیس کے ہاتھوں سے اسے مروا دیا۔ تو یہ ہے داستان میری بدنصیبی کی۔ میں خاموش رہا، پھر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، واقعی یہ تو بہت دکھ بھری کہانی ہے، لیکن آپ کا جو رویہ دوسرے نوجوان لڑکوں کے ساتھ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نوجوانوں کا دشمن ہوں؟ نہیں نہیں، میں نے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بظاہر سب کو ایسا لگتا ہے کہ میں شہر دے رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ سب کے سامنے تو میں جلا کر یہ سب بھول دیتا ہوں، بعد میں ان کے گھر جا کر پیار اور نرمی سے بات کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایسے کئی لڑکوں سے ملوا سکتا ہوں جو میری باتوں سے سدھر چکے ہیں۔ میں ان کے سامنے اپنے بیٹے کی مثال رکھ دیتا ہوں، اور میرے بیٹے کی مثال سن کر انہیں ہوش آ جاتا ہے، اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا یہ سب میرے بیٹے کی نیکی نہیں ہے؟ شکور بابا پھر اداس ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم، تو اس کا بیٹا ایسا ہی تھا جو گزر جانے کے بعد کانٹے سمیٹ کر پھول کی آبیاری کر رہا تھا۔ اس کہانی کا مورل کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مایوسی کے اندھیروں میں نمودار ہوتی روشنی کی کرن۔ تو اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی نئی جلد از جلد ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اللہ حافظ۔